नमस्कार साथियों। क्या आप लोगों ने ये कभी सोचा है कि हमारे जो देसी केंचुए हैं वो क्या खाते हैं और उनकी संख्या हमारे खेत में किस तरह से बढ़ाएं, उसके ऊपर भी आज हम बात करने वाले हैं। और कई लोगों ने ये भी पूछा कि क्या वर्मी कंपोस्ट को यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और वर्मी कंपोस्ट और जो वर्मी कास्ट होता है उसमें क्या अंतर है। तो आज के इस वीडियो में हम ये सारी बातें करने वाले हैं। मैं संकल्प शर्मा विदिशा मध्य प्रदेश से नर्मदा प्राकृतिक फार्म के यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग बीडीसी पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसान साथी तक ये वीडियो पहुंच सके। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वो बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, हमारे खेत में चाहे वो केमिकल फार्मिंग वाला खेत हो या जो प्राकृतिक वाला खेत हो, उसमें केंचुए मौजूद रहते हैं। केमिकल वाले जो खेत होते हैं, केमिकल फार्मिंग वाले जो रासायनिक खेत हैं, उसमें भी देसी केंचुए हैं, लेकिन वो कई गुना गहराइयों में जा चुके हैं और वो एक डोरमेंसी स्टेट में है, यानी कि वो उनको हमको लाइव करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो देसी केंचुए हैं, इन देसी केंचुओं को उनकी संख्या बढ़ाने के लिए, उनको एक्टिव करने के लिए हमको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है जो हमको हमारी खेती में करनी चाहिए। सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि ये जो देसी केंचुए हैं इनका भोजन क्या है, या इनको एक्टिव करने के लिए क्या सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो उनको एक्टिव करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है हमारे देसी गाय का ताज़ा गोबर। जी हाँ, जो हमारा देसी गाय का ताज़ा गोबर है वो एक तरीके से जामन यानी कल्चर का काम करता है। और वो जब आप अपने खेत में डालते हैं, चाहे वो जीवामृत के तरीके से आप डालें या आप देसी गाय का ताज़ा गोबर पानी में घोलकर आप चलाते हैं, तो ये एक परफेक्ट कल्चर है हमारे अर्थवॉर्म्स के लिए, उनको एक्टिव करने के लिए। दूसरा, हमारे जो देसी केंचुए होते हैं उनको अंधेरा पसंद है और ये उजालों में काम उतने अच्छे से नहीं करते हैं, सूरज की रोशनी में उतने अच्छे से काम नहीं करते हैं। तो आपको ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको अपने खेत में केंचुए को एक्टिव करना है तो देसी गाय के ताज़े गोबर के साथ आपको उस तरह का एक वातावरण, एक अनुकूल वातावरण उनको देना पड़ेगा, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट उनको देना पड़ेगा ताकि वो अपना कार्य बखूबी कर सकें। और इसके लिए ज़रूरी है अंधेरा। और वो अंधेरा आप कैसे कर सकते हैं? वो आप अंधेरा करेंगे आपके स्ट्रॉ मल्च से, यानी आच्छादन से, मल्चिंग से। और साथियों, जब हम प्राकृतिक खेती के 4 पिलर्स की बात करते हैं, 4 स्तंभों की बात करते हैं, तो उसमें से वापसा एक बहुत मुख्य पिलर है और मल्चिंग भी उसमें से एक पिलर है। तो जब केंचु देखिए, और ये सारे जो पिलर्स हैं, सारे जो स्तंभ हैं, वो आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक्ड हैं। तो जब आप प्राकृतिक खेती की बात करते हैं या अगर आप हमको उसमें सफलता चाहिए तो ये सारी चीज़ों को आपको मिलाकर चलना पड़ेगा। और मल्चिंग और वापसा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं आपके अर्थवॉर्म्स को एक्टिव करने के लिए। जब आप मल्चिंग करते हैं, जब आप उसमें वापसा वाली कंडीशन मेंटेन करते हैं, यानी 50% हवा 50% वाष्प, तो आपके जो केंचुए हैं वो कार्य करने में, वो अपना कार्य करना चालू कर देते हैं। और देखिए ये कितना आपस में जुड़ा हुआ है कि जब आप मल्चिंग करेंगे, उसमें जीवामृत डालेंगे, वापसा की कंडीशन मेंटेन होगी, हवा का संचार होगा, तो केंचुए अपना काम करते हैं। और जब केंचुए काम करते हैं तो वापसा की कंडीशन मेंटेन होने लगती है। तो ये आपस में इंटरलिंक्ड है। और ये जो हमारे देसी केंचुए हैं, ये एक तरीके से आपका एक मिनी ट्रैक्टर का काम कर रहे हैं। आपको जुताई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरे पीछे आप जो 5 लेयर ऑर्चर्ड देख रहे हैं, हमने पिछले 2 साल से इसमें जुताई नहीं की है, लेकिन इसमें केंचुए इतने ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं कि जुताई करने की ज़रूरत नहीं है। बारिश का पानी, अगर तेज़ बारिश भी है तो ज़मीन में समा जाता है। और ये जो देसी केंचुए हैं हमारी मिट्टी में इतने ज़्यादा छेद करते हैं कि मिट्टी इतनी पोरस बना देते हैं कि जो बारिश का पानी है वो परकुलेट होकर ज़मीन के अंदर जाता है और हमारा जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है उसको बढ़ाता है, वाटर रिचार्जिंग में हेल्प करता है। ग्राउंड वाटर हार्वेस्ट की तरह ये बहुत एक अच्छा टूल है। और ये जो देसी केंचुआ है ये मिट्टी खाता है, पत्थर खाता है, चूना यानी लाइमस्टोन खाता है, पैथोजेनिक बैक्टीरियाज खाता है। और इन सब को खाने के बाद अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से होते हुए जब इसका जो एक्सक्रीटा के फॉर्म पर अपनी मिट्टी की सतह के ऊपर छोड़ता है, इसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं वर्मी कास्ट। आपने वर्मी कंपोस्ट का नाम तो सुना ही है, बट लेकिन ये जो देसी केंचुआ होता है ये वर्मी कास्ट के तौर पर अपनी जो एक्सक्रीटा है वो मिट्टी के ऊपर छोड़ता है। और ये जो एक्सक्रीटा है, ये जो वर्मी कास्ट है, ये सारे तत्वों से भरपूर है। चाहे वो आप मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें,
तो इसमें वो सारे तत्व मौजूद हैं जो एक पौधे को चाहिए होते हैं उसकी बढ़वार के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए। तो साथियों, आप जब प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, आपका मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि आपके खेत में ज़्यादा से ज़्यादा केचुए आप डेवलप कर सकें। और उसके लिए जैसे मैंने बताया कि आपको नेचुरल फार्मिंग के सारे पिलर्स को लेके चलना है, जीवामृत, घन जीवामृत, मल्चिंग, वापसा, ये सारी चीज़ें आप जब रेगुलरली करेंगे तो आपके खेत में केचुए डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। और जाहिर सी बात है, केमिकल आपको बंद करना पड़ेगा, रसायन आपको बंद करना पड़ेगा। तो जब ये केचुए डेवलप होते हैं और ये एक्सक्रीटा यानी वर्मी कास्ट के तौर पर अपनी जो विस्टा है, जो एक्सक्रीटा अपने खेत के ऊपर छोड़ते हैं, तो ये विस्टा में सारे तत्व मौजूद हैं, तो बाहर से आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। और कई साथियों ने पूछा था कि वर्मी कंपोस्ट और वर्मी कास्ट में क्या अंतर है, वर्मी कंपोस्ट को हमको यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। साथियों, मेरा ये मानना है कि मैंने तो आज तक कभी यूज नहीं किया वर्मी कंपोस्ट, और मैं इसके खिलाफ भी नहीं हूँ। मतलब मैं बहुत ही ओपन माइंडेड हूँ। मुझे लगता है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर विधि की या एक किसी पर्टिकुलर चीज़ की मैं कोई निंदा नहीं करना चाहता हूँ, ना ही मैं कोई क्रिटिसिज्म करना चाहता हूँ। मेरा ये मानना है खेती को जितना सरल आप रख सकते हैं उतना आप सरल रखिए। बाहर से मुझे लगता है कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो वर्मी कंपोस्ट है, आप इसका थोड़ा सा अगर आप प्रोसेस समझे, ये जो वर्मी कंपोस्ट है ये खेत के बाहर तैयार हो रहा है। इसमें जो केचुआ आप डालते हैं वो बेसिकली देसी केचुआ नहीं है। और ये जो वर्मी कंपोस्ट में जो देसी जो केचुआ हम यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, ये जो डीकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है, ये जो विघटन का प्रोसेस है, वो खेत के बाहर हो रहा है। और होना क्या चाहिए कि ये जो डीकम्पोजिशन यानी विघटन का जो प्रोसेस है हमारे खेत के अंदर होना चाहिए, जड़ों के बाहर होना चाहिए। और ये जो केचुआ है ये गोबर खा रहा है, मिट्टी नहीं खा रहा है। और हमको क्या चाहिए, हमको ऐसा देसी केचुआ चाहिए जो मिट्टी खाए, पत्थर खाए, लाइमस्टोन खाए, चूना खाए, और ये अपने एक्सक्रीटा यानी वेस्टा के तौर पर अपने खेत की सतह के ऊपर, मिट्टी के ऊपर ये छोड़ सके। तो ये जो वर्मी कंपोस्ट है, यस, अगर आप लैब रिपोर्ट देखेंगे तो ऑब्वियसली इसमें सारे वो जो एनपीके की हम बात करते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, वो मौजूद हैं। लेकिन आप अगर अपने खेती की लागत कम करना चाहते हैं, खेती को सरल बनाना चाहते हैं, प्राकृतिक खेती सही मायने में करना चाहते हैं, तो आप वर्मी कंपोस्ट की जगह आप देसी गाय का ताज़ा गोबर अपने खेत में प्रयोग करना शुरू करें। चाहे वो घन जीवामृत के फॉर्म में हो, चाहे वो जीवामृत के फॉर्म में हो, चाहे वो देसी गाय का ताज़ा गोबर अगर आप पानी के साथ चलाएं तो भी काम करेगा। मैंने इसके ऊपर एक बहुत डिटेल वीडियो बनाया है जहां हमने ताज़े गोबर को कैसे यूज़ करना है वो बताया था उस वीडियो में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको आई कार्ड में उसका लिंक मिल जाएगा, तो वीडियो ज़रूर देखिए। और ये जो एक भ्रांति है कि ताज़े गोबर डालने से फंगस की प्रॉब्लम आती है, दीमक की प्रॉब्लम आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कई बार देसी गाय का ताज़ा गोबर अपनी खेती में यूज़ कर चुका हूं। बस आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप ताज़ा गोबर यूज़ करें, पहले आप उसको एक बाल्टी में या किसी एक बकेट में आप उसको घोल लें, उसकी जो गुठली है वो पूरी तरीके से ख़त्म करें, पेस्ट उसका बना लें, और फिर आप पानी में आप उसको, जैसा आप पानी चलाते हैं इरीगेशन में, आप उसको थोड़ा थोड़ा छोड़ते जाइए। या आप एक बोरी में, जूट की बोरी में आप ये जो देसी गाय का ताज़ा गोबर है आप उसमें भर दीजिए। जो आपका ट्रेंच है, जो भी आप नाली से पानी दे रहे हैं, उस जगह आप ये बोरी को रख दीजिए। धीरे धीरे ये गोबर घुलता हुआ पानी के साथ जाएगा और अपना काम बखूबी करेगा। इस देसी गाय के ताजे गोबर में 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु हैं। फॉस्फोरस सोलिबलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटाश सोलिबलाइजिंग बैक्टीरिया, जिंक सोलिबलाइजिंग बैक्टीरिया, ट्राइकोडर्मा, और जितने भी फंगस आप, फ्रेंडली फंगस आप सोच सकते हैं, वो सारे तत्व इसमें मौजूद हैं। तो साथियों, जो हमारा देसी केचुआ है, आप कोशिश करें अपने खेत में आप उसको एक्टिव कराइए, और विश्वास मानिए जिस दिन आपके खेत में ये देसी केचुए आने शुरू हो जाएंगे, एक स्क्वायर मीटर में आपको अगर हजारों की संख्या में अगर आपको देसी केचुए देखने मिल रहे हैं, आपकी उनकी विस्टा यानी एक्सक्रीटा आपको अपने खेत में देखने मिल रही है, तो आप ये समझिए कि आपने सही दिशा में आप अपना काम कर रहे हैं, और आपकी जो मिट्टी है वो सुधर रही है, और आपको आगे जाके कुछ भी और डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी नहीं डालने की जरूरत पड़ेगी। बस आप अपनी फसल बोइए और काटिए। तो ये है प्राकृतिक खेती का कमाल। अपने खेत में केचुओं को डेवलप करें, देसी केचुओं को डेवलप करें, उनको एक अनुकूल वातावरण दें। जैसा मैंने बताया, उनको अंधेरा चाहिए, उनको एक वापसा वाली कंडीशन चाहिए, उनको एक नमी चाहिए। आप देसी गाय का ताज़ा गोबर डालिए कल्चर के तौर पर, फिर देखिए आप उसका कमाल। तो साथियों, उम्मीद है इस वीडियो को देखकर आपको एक सही डायरेक्शन आपको मिला होगा कि किस तरह से केचुओं को डेवलप करना है अपने खेत में, कैसे उनकी संख्या आपको बढ़ानी है। और उम्मीद है कि आप प्राकृतिक खेती अगर आप अच्छे तरीके से लगन से कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ों को आप फॉलो करिए, और निश्चित तौर पे मैं गारंटी से आपको बोल सकता हूँ आपको 100% इसमें रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे।
बाहर से कुछ भी डालने की आपको कुछ सालों बाद बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फसल बोइए, फसल काटिए और खेती को सरल बनाइए। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके अभी भी कोई प्रश्न हैं, कोई डाउट्स हैं, तो प्लीज़ पूछिएगा। और इसी नोट पे मैं आपसे विदा लेता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।